आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना है 13 फरवरी 2012 की और जगह है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। यहाँ एक 5 स्टार होटल है जिसका नाम है फ्रेसर स्वीट्स सुखमवित। ये बैंकॉक में ही है और काफ़ी नामी होटल है। इस होटल के एक कमरे में 13 फरवरी 2012 को 50 साल की एक महिला की लाश मिलती है। महिला कोई सामान्य महिला नहीं है, बल्कि बहुत नामी फैशन डिज़ाइनर है जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, अमेरिका के फ्लोरिडा से, और नाम है विंडी अल्बानो। विंडी अल्बानो की लाश होटल के कमरे में मिलती है और पहली ही नज़र में लोगों को देखकर समझ में आ जाता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि क्लियर कट केस ऑफ मर्डर है, क्योंकि अल्बानो के पूरे शरीर में चाकू के ढेर सारे जख्म हैं, पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा है और पूरा सीन ऑफ क्राइम इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि किसी ने अल्बानो पर घात लगाकर हमला किया, उसके गले में और जिस्म के अलग अलग हिस्सों में कई सारे चाकू मारे और उसकी जान ली। तो जैसे ही होटल के कमरे में इस मर्डर की बात जो है वो सामने आती है, बैंकॉक की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और पुलिस जांच शुरू करती है। पुलिस उस लाश को उठाकर, विंडी अल्बानो की डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजती है। पोस्टमार्टम से स्टैबिंग यानी चाकू से हत्या करने की बात तो सामने आती ही है, साथ ही ये भी पता चलता है कि चाकू मारे जाने से पहले विंडी अल्बानो को स्ट्रैंगुलेट भी किया गया था, यानी उनका गला घोंट कर भी उनकी जान लेने की कोशिश हुई थी। मगर 5 स्टार होटल के कमरे में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई अल्बानो का दोस्त था जो उस होटल के कमरे में मौजूद था? क्योंकि 5 स्टार होटल एक सुरक्षित जगह होती है, कोई कहीं भी किसी गली से या किसी खिड़की से इतनी आसानी से इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता, घुस नहीं सकता होटल के कमरे में। तो पुलिस जो है तफ्तीश तो खैर कर ही रही थी, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी देखने का फैसला किया और पुलिस ने जिस कमरे में वो ठहरी थी उसके कॉरिडोर की और होटल के दूसरे अलग अलग जगहों के सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। और इस कोशिश में पुलिस की नज़र एक शॉकिंग विजुअल पर पड़ी। शॉकिंग क्यों? क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में एक बाबा टाइप का आदमी नज़र आया। बाबा मतलब जिसने ढेर सारी मालाएं पहन रखी हो, कवच कुंडल या ताबीज़ जैसी चीज़ें हो, बाल बढ़े हुए हो, दाढ़ी बढ़ी हुई हो, मतलब एक इस तरह का इमेज जो है समझ में आता है बाबा लफ्ज़ सुनने से। तो वहाँ थाईलैंड पुलिस को, बैंकॉक पुलिस को सीसीटीवी में ऐसा ही एक बाबा जो है वो नज़र आया जो विंडी अल्बानो के कमरे की तरफ से निकला था और जब ये हत्या की खबर सामने आई उसके कुछ देर पहले वो होटल से भी निकल गया था। तो उसके निकलने की टाइमिंग, उसका उस कॉरिडोर पे नज़र आना, वहाँ से बाहर चला जाना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि इस मर्डर में हो ना हो इसी बाबा नुमा आदमी का ही हाथ है। अब पुलिस ये पता करने में लग गई कि भाई ये बाबा कौन है, क्योंकि सस्पेक्ट वही था। बाकी जितने गेस्ट्स थे पुलिस ने उनके बारे में भी जानकारी जुटाई, वेरीफाई किया। बाकी लोगों को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि उन लोगों ने अपनी बेगुनाही के सबूत दिए। कोई फैमिली के साथ था, कोई जब घटना हुई उस समय होटल में नहीं था, और सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में नज़र आती हैं। 5 स्टार होटल जैसी जगह पर कोई आसानी से झूठ बोल के बच नहीं सकता। तो खैर ये बाबा जो है वो शक के घेरे में था क्योंकि वो भाग भी चुका था। अब थाईलैंड पुलिस ने उसकी पहचान पता करने की शुरुआत की तो उसके बारे में कई सारी बातें पता चली। ये पता चला कि विंडी अल्बानो जो अमेरिकी फैशन डिज़ाइनर है, ये आदमी जो बाबा है ये उसका बिजनेस पार्टनर है और इस आदमी का ताल्लुक भारत से है, यानी हमारे देश से, और बंदे का नाम है रितेश नरपत राज संघवी। थाईलैंड पुलिस को रितेश नरपत राज संघवी के बारे में शुरुआती जानकारी मिल चुकी थी। ये भी पता चल गया था कि वो विंडी का पुराना दोस्त, पुराना जानकार, उसका बिजनेस पार्टनर है और इस तरह बाबा के गेटअप में ही रहता है और पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर हो जाता है। लेकिन जब तक पुलिस उसकी पहचान पता करके उसे इंटरसेप्ट करने, उसे गिरफ्तार करने की कवायद में लगती है, तब तक पुलिस को यह जानकर झटका लगता है कि वो बंदा थाईलैंड की सरहद से बाहर जा चुका है, वहाँ से निकल चुका है। यानी उसके देश से निकलने के सबूत थाईलैंड पुलिस को मिल जाते हैं और एक तरह से देखा जाए तो थाईलैंड पुलिस जो है मुलजिम के भागने के बाद हाथ मलती रह जाती है। लेकिन सिर्फ हाथ मलने से तो काम चलेगा नहीं। अगर इतना संगीन जुर्म हुआ है तो तफ्तीश पूरी करके गुनहगार को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा पुलिस ये पता करती है कि वो गया कहाँ। एयरपोर्ट से जो डिटेल पुलिस को मिलता है उस डिटेल के मुताबिक ये पता चलता है कि
रितेश नरपतराज सांघवी नाम का वो बाबा कहीं और नहीं बल्कि भारत ही आया है। अब जो बैंकॉक पुलिस की टीम है वो भारत सरकार से संपर्क साधती है और उसको एक्स्ट्राडिट करने की कोशिश में लगती है, यानी उसका प्रत्यर्पण बैंकॉक की पुलिस करवाना चाहती है। एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण आप सब जानते हैं, दो देशों के बीच जब मुलजिमों का, अपराधियों का आदान प्रदान होता है तो उस प्रक्रिया को प्रत्यर्पण कहते हैं। उसके लिए लॉज बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, अलग अलग देशों के बीच अलग अलग तरह के ट्रीटी यानी समझौते वो भी होते हैं कि आपके यहाँ हमारा मुलजिम रहेगा तो आप हमें दे देंगे, हमारे पास आपका रहे तो हम आपको दे देंगे। तो इस तरह से थाईलैंड जो है वो भारत सरकार से बात करती है, थाईलैंड की सरकार, और ये जो रितेश नरपतराज सांघवी है इसके प्रत्यर्पण के लिए भारत की पुलिस को इंटरपोल की मदद से कहा जाता है। जब भारत में ये जानकारी सामने आती है, इंटरपोल और उसकी नोडल एजेंसी सीबीआई के ज़रिए जब ये जानकारी पुलिस को मिलती है तो ये पुलिस जो है इस सांघवी के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत करती है और पता चलता है कि ये बेसिकली मुंबई का रहने वाला है, साउथ मुंबई का। और इसके बाद जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो और एक्स्ट्राडिशन सेल मुंबई पुलिस की ये दोनों टीमें जो है वो एक्शन में आती है और वो इस रितेश नरपतराज सांघवी को भारत में जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ है उसे पकड़ने की कोशिश में लग जाती है। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाती है, उसके वेयरअबाउट्स का पता करती है और उसे पकड़ने में पुलिस बहुत ताकत लगाती है, पूरा इनपुट झोंक देती है। इस बीच पुलिस को एक जानकारी और मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि ये जो सांघवी है इसके पिता ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही मुंबई में लिखवा रखी है और वो पुलिस स्टेशन है डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन। तारीख है 8 फरवरी 2012। यानी रितेश नरपतराज सांघवी के पिता ये कहते हैं कि 8 फरवरी 2012 से उनका बेटा लापता हो गया, गुम हो गया, वो मिल नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब कत्ल की घटना हुई थी वो थी 13 फरवरी 2012। यानी उस घटना से कुछ रोज़ पहले, महज कुछ रोज़ पहले ये रितेश जो है वो गायब हो गया था, भाग गया था घर से, घर वालों को बताए बगैर, और घर वालों ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई थी। लेकिन इसके बाद से रितेश का कोई अता पता नहीं है और अब पुलिस उसे मर्डर के मामले में ढूंढ रही है और वो भी मर्डर विदेश में, लेकिन यहाँ पर भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस बीच पुलिस जानकारी जुटाते जुटाते ये पता करती है कि आखिर ये रितेश नरपतराज सांघवी विंडी अल्बानो के संपर्क में कैसे आया जिसकी उसने हत्या की। तो पता ये चलता है कि ये जो रितेश है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सेवी लड़का है, कंप्यूटर सेवी आदमी है और हमेशा वो इंटरनेट में कुछ ना कुछ करता रहता है, काम करता रहता है। इंटरनेट एडिक्ट के तौर पर आप उसे देख सकते हैं। अब तो जितना दिन गुजर रहा है हर कोई इंटरनेट एडिक्ट हो गया क्योंकि हर आदमी के पास स्मार्टफोन है और बहुत ज़्यादा लोग हमेशा नेट देखते रहते हैं, फ़ोन पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये 2012 की बात है, अब से कई साल पहले, तब इतना जो है गैजेट्स इतना हैंडी नहीं था। ऑब्वियसली जितना दिन गुजर रहा है उतना लोगों के हाथों में मोबाइल और आसानी से स्मार्टफोन अवेलेबल है। तो उस समय वो बड़ा टेक सेवी, इंटरनेट सेवी लड़का था और उसके बारे में पुलिस को ये जानकारी मिलती है। पुलिस को ये भी पता चलता है कि इस आदमी ने, सांघवी ने, अल्बानो से फेसबुक पर दोस्ती की थी और दोस्ती करके उसे अपनी बातों में कुछ इस तरह से फांसा था कि अल्बानो उससे मिलने के लिए 2 बार भारत आई। विंडी अल्बानो 2010 में एक बार आई, 2012 में एक बार आई और धीरे धीरे इसने उसका विश्वास जीता और फैशन के उसके कारोबार में ये उसका बिजनेस पार्टनर भी बन गया। तो एक तरह से देखा जाए तो रितेश नरपतराज सांघवी ने विंडी अल्बानो से दोस्ती करके उसका विश्वास जीतकर उसके कारोबार का हिस्सेदार वो एक तरह से बन चुका था। अब जब पुलिस उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस को ये पता चल रहा था कि वो टेक्निकल फुटप्रिंट जो है वो नहीं छोड़ रहा है। टेक्निकल फुटप्रिंट नहीं छोड़ रहा है मतलब इंटरनेट फुटप्रिंट नहीं छोड़ रहा, मतलब ये कि वो न तो किसी डिवाइस का जिसमें इंटरनेट यूज़ हो रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है, न तो कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, न कहीं से वो किसी को मनी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो बिल्कुल हाइबरनेशन में चला गया है या साइलेंट हो गया। हाइबरनेशन मतलब आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो ठंड में जो है वो कहीं दब जाते हैं, छुप जाते हैं, फिर जब मौसम उनके मुताबिक होता है तो बाहर निकलते हैं। तो चोर, बदमाश, कातिल ये लोग भी एक तरह से अपने आप को हाइबरनेट करते हैं पुलिस से बचने के लिए। तो ये पता चलता है कि वो ना तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, ना कोई लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, ना अपने घर वालों को पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है। इस तरह से उसके बारे में जानकारी जुटाना मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के लिए और एक्स्ट्राडिशन सेल के लिए लगातार मुश्किल होता जाता है। इस तरह से 2 साल का वक्त गुजर जाता है। 2012 में हत्या हुई होती है और 2014 भी आ जाता है, लेकिन उसके बारे में पुलिस कोई जानकारी नहीं जुटा पाती। फाइनली मुंबई पुलिस बड़े ऑर्थोडॉक्स तरीके से
जैसे पुराने ज़माने में जासूस काम किया करते थे, उस तरह से इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करती है और रितेश को ढूंढने का फैसला करती है। इस कोशिश में मुंबई पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो भेष बदलती हैं। भेष बदलकर एक टीम जो है वो कुरियर डिलीवर करने वाला बनता है, मतलब एक पुलिसकर्मी, और वो कुरियर डिलीवर करने वाला आदमी बनकर जो है साउथ मुंबई में रितेश नरपत राज संघवी के घर पहुंचता है और उसके बुजुर्ग माँ बाप से बात करता है। उनके बेटे के बारे में बातों ही बातों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। ये भी पता करता है कि वो है कहाँ, घर आया नहीं आया। तो उसके माता पिता से ये पता चलता है कि नहीं, उनका बेटा जो है अभी भी लापता है, घर नहीं आया है। इसी तरह एक पुलिसकर्मी जो है वो टेलीफोन कंपनी का एम्प्लॉय बनकर उनके घर जाता है और बातों ही बातों में रितेश के बारे में वो भी पूछताछ करता है। उसके ज़रिए भी पुलिस को कुछ जानकारी मिलती है और ये पता चलता है कि वो घर तो नहीं आया है, लेकिन वो अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के टच में है और कभी कभी उनको फ़ोन भी करता है। पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है तो पुलिस को ये बात कन्फर्म हो जाता है कि वो भारत में ही है लेकिन छुपा हुआ है। अब पुलिस रितेश के उन दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत करती है जिनको ये लड़का फ़ोन करता है। जल्द ही उनके बारे में पुलिस को पता चलता है, क्योंकि वो तो कोई क्रिमिनल है नहीं, वो बेशक उसके दोस्त या जानकार हो सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों और जानकारों से पुलिस जो है अब उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेती है और ये पता चलता है, एक पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन, कि ये जो रितेश नरपत राज सांघवी है ये महाराष्ट्र के ही परभणी ज़िले में एक गाँव है गंगाखेड़। उस गंगाखेड़ गाँव से या कस्बे से लोगों को कॉल किया करता है, यानी बताता है कि मैं गंगाखेड़ में हूँ। ऑब्वियसली सारे लोगों को तो कॉल नहीं करता होगा, कुछ एक लोगों को करता होगा। तो पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस की टीम जो है वो गंगाखेड़ पर नज़र गड़ा देती है और साथ ही पुलिस को छानबीन के दौरान ये भी पता चलता है कि वो हर बार नए मोबाइल फ़ोन से या नए सिम कार्ड से किसी को फ़ोन करता है। यानी जिन नंबर से कॉल आता है वो नंबर जो है कई बार किसी दूसरे आदमी के पास होता है, या तो उसको बेच चुका होता है या कुछ ऐसा। तो जिस तरह से हैंडी तरीके से वो अलग अलग EMI नंबर वाले मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड यूज़ कर रहा होता है, पुलिस को ये भी शक होता है कि हो सकता है कि ये बंदा आज की तारीख में भी टेक्नो सेवी तो खैर है ही आदतन, लेकिन हो सकता है कि वो मोबाइल का कोई काम धंधा ना कर रहा हो। ऐसा पुलिस को शक होने लगता है। अब पुलिस अपने इसी IQ कह लें या सिक्स्थ सेंस कह लें, उसकी बदौलत पुलिस जो है उसे और उसके करीब जाने की कोशिश करती है और गंगाखेड़ इलाके में जो मोबाइल की दुकानें हैं, मोबाइल का कारोबार करने वाले लोग हैं, उसके बारे में पुलिस जानकारी जुटाने लगती है। और इस कोशिश में पुलिस को करिश्माई तरीके से, चमत्कारिक तरीके से कामयाबी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि गंगाखेड़ में एक दुकान है कावेरी मोबाइल्स के नाम से, और ये दुकान किसी और की नहीं बल्कि उसी रितेश नरपत राज सांघवी की दुकान है। ये भी पता चलता है कि रितेश जो है इन दिनों अपना नाम बदल चुका है, वो किराए के मकान में रहता है। पुलिस को जब इतनी सारी जानकारी मिल जाती है तो फिर पुलिस देर नहीं करती। पुलिस की एक टीम फ़ौरन उसके दुकान और घर पर दबिश डालती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसे पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वो थाईलैंड से पहले दिल्ली आया था, दिल्ली से नागपुर, नागपुर से नांदेड़, और फिर इस तरह अलग अलग जगहों से होते हुए छुपते छुपाते वो गंगाखेड़ जाकर सेटल हो गया था। और उसे पूरा यकीन था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने कैसे पकड़ा, कैसे जासूसों की तरह पुलिस ने इस मामले में काम किया, अलग अलग भेष बदलकर पुलिस उसके घर तक गई, ये कहानी और पुलिस की ये कार्यशैली अपने आप में काफ़ी अच्छी भी है और दिलचस्प भी है। उसे फाइनली गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक्स्ट्राडिशन उसका होता है और 3 साल बाद यानी 2017 में, और फाइनली उसे बैंकॉक पुलिस, थाईलैंड पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वहाँ उसके खिलाफ कत्ल के मामले में मुकदमा चल रहा है और हो सकता है अब तक ख़त्म भी होगा, क्योंकि अब तो काफ़ी पुरानी बात हो गई। और ये मान सकते हैं कि जिस तरह से एविडेंस उसके खिलाफ हैं तो उसे वहाँ जेल की सज़ा हुई होगी और वो इस वक्त सलाखों के पीछे होगा। लेकिन उसने विंडी अल्बानो का कत्ल क्यों किया, इसका जवाब ये है कि उसके साथ उसकी कुछ मत भिन्नता थी, यानी कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था, और वो रुपए पैसों को लेकर था, जिसकी वजह से उसने विंडी की जान ले ली। इसके अलावा और भी मोटिव्स थे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अपराध जो है सिर्फ एक वजह से हो जाए ऐसा नहीं होता। कई बार किसी एक मर्डर या किसी एक क्राइम इंसिडेंट्स के पीछे मल्टीपल इंटेंशंस या मोटिव होते हैं। तो ये मामला कुछ वैसा ही था और ये बंदा फ़िलहाल थाईलैंड की जेल में है, ऐसी जानकारी है। तो आइए आज की कहानी यहीं तक।